खौफ क्या होता है ये मुझे उस दिन पता चला जब खुश्क तालू के साथ डर की उस नहज पे मैं दरख्त से टेक लगाए बैठा था जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। खून और पसीने से मेरा पूरा जिस्म भीग चुका था और सामने पड़ा मेरा दोस्त आखिरी सांसें लेता हुआ तड़प रहा था। उसका खून और आंतें हर जगह बिखरी हुई थी और ये करने वाला चिल्लाता हुआ चट्टान से नीचे कूद पड़ा। खौफ अक्सर कहानी में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तो कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क और मैं उमर शाह। दोस्तों, आज की कहानी बाकी कहानियों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है, कुछ ज़्यादा ही ग्राफिक है। आज की कहानी में ये बताती है कि हर आवाज़ हमारे कानों के सुनने के लिए नहीं बनी, हर मंजर हमारी आंखों के देखने के लिए नहीं बना, और कुछ स्टोरीज सिर्फ कहानियां नहीं हकीकत होती हैं। आज की कहानी में ये बताती है कि डर और खौफ इंसान की पर्सनैलिटी को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं। अगर आप भी इन तमाम फीलिंग्स को जानना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी में जावेद ने लाहौर से भेजी है। जावेद बताते हैं उनको बचपन से ही फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। ये शौक तब स्टार्ट हुआ जब उनके वालिद साहब ने एक कैमरा फ़ोन परचेज़ किया और वक्त के साथ उनकी फ़ोटोग्राफी अच्छे से अच्छी चली होती गई। वो हर ब्यूटीफुल मोमेंट को अपने लेंस के ज़रिए कैप्चर कर लेते और जब भी उनका दिल करता उस मोमेंट को रिलीव करते, उसको फिर से जीते। वक्त गुजरता चला गया, जावेद बड़े हो गए और उनके वालिद साहब ने उनको खुद का एक DSLR कैमरा लेकर दिया। इस कैमरे के ज़रिए वो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को कैप्चर करते, हत्ता कि उन्होंने अपना बैचलर्स भी फोटोग्राफी में किया। एक अच्छे GPA के साथ ग्रेजुएट होने के बाद जावेद ने एक बेहतरीन किस्म की CV बनाई और तमाम कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट किया। ऑल ओवर पाकिस्तान रिजेक्शंस होने के बाद जावेद को एक इंटर्नशिप लैंड हुई, और किसी कंपनी में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर वो उन कुछ कैंडिडेट्स में से शॉर्टलिस्ट हुए थे जिन्होंने 3 महीने की इंटर्नशिप में एक ऐसी वाइल्ड लाइफ की पिक्चर लेकर आनी थी जो उनके मंथली जर्नल में छप जाए। जावेद ने बहुत मेहनत की और लाहौर के रूफटॉप्स पे रोस्टिंग पिजन्स यानी कबूतरों के उन बड़े बड़े पिंजरों की तस्वीरें लेना स्टार्ट की। जावेद ने एक छोटी सी स्टोरी लाइन बनाई जिसमें कबूतर सुबह अपनी रोस्टिंग साइट्स जहाँ पर वो सोकर उठते हैं वहाँ से दिन के वक्त आसमान में उड़ने से लेकर शाम के दाना खाने तक कहाँ कहाँ जाते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें लेने के बाद उन्होंने ये प्रोजेक्ट सबमिट करवाया। प्रोजेक्ट बहुत बहुत अच्छा था, तो जावेद को एक एडहॉक बेसिस पे यानी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो गया। उनको अपनी पहली जॉब कश्मीर में मिली और उनकी डिप्लॉयमेंट गंगा चोटी नाम के एक इलाके में हुई। दोस्तों, ये इलाका आज़ाद कश्मीर के बाग सेक्टर में आता है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हिली प्लेसेस इन पाकिस्तान। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। यहाँ पर उनको डॉर्मेट्रीज यानी कि छोटे छोटे हॉस्टल्स दिए गए। इट वॉज अ रूम ऑफ 3 बंदे एक रूम में रहते थे। यहाँ पर उनकी दोस्ती नुमान और साद से हुई। साद जो कि एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे और नुमान जो कि एक वेदर एक्सपर्ट थे। तीनों जिस तरह बचपन के दोस्त हों अपनी छोटी छोटी स्टोरीज एक दूसरे से शेयर किया करते,
और अपने मोमेंट्स को रिलीव किया करते। और ये सारी मोमेंट्स जावेद अपने कैमरे की मदद से कैप्चर कर लिया करते। बिलाखिर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद उन तीनों को एक छोटी सी टीम का हिस्सा बना दिया गया। उन तीनों के साथ सिर्फ एक ड्राइवर और एक लोकल गाइड था जो उनको पीर पंजल नेशनल पार्क तक एस्कॉर्ट करने के लिए साथ मिले थे। उनका मिशन ये था कि पीर पंजल नेशनल पार्क में हिमालयन ब्लैक बेयर की पिक्चर लेना। दोस्तों, पीर पंजल नेशनल पार्क्स इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नोन नेशनल पार्क्स इन एशिया। पीर पंजल नेशनल पार्क 9,990 फुट पे लोकेटेड है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पंजल रेंज ऑफ द लोअर हिमालयाज। ये बड़े बड़े पहाड़, ये खूबसूरत नज़ारे तीनों दोस्तों को बहुत पसंद आए। उनको कैंपिंग इक्विपमेंट दिया गया, 7 डेज़ के लिए एक गाइड दिया गया और बताया गया कि वहाँ जाकर आपने इन हिमालयन ब्लैक बेयर्स को ट्रेस करना है। साथ को ये टास्किंग दी गई कि यू नीड टू पॉइंट आउट द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स जहाँ पर ये रीच यानी कि बेयर्स रहते हैं। और नुमान को ये बताया गया कि चूँकि आप एक वेदर एक्सपर्ट हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पर मौसम घंटों के हिसाब से नहीं मिनटों के हिसाब से चेंज होता है। जावेद को ऑब्वियसली ये कहा गया कि आपने उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स का एक सेट क्लिक करके हेड ऑफिस को भिजवाना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर ये तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थे। जावेद बताते हैं कि हम डेली बेसिस पे उन बेयर्स को ट्रैक करते। इनिशियली तो हम जैसे उस एरिया से वाकिफ़ ही ना थे। हम आहिस्ता आहिस्ता उन गाइड्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। एक ख़ास पॉइंट तक कंपनी ने कहा था उन गाइड्स और ड्राइवर्स को हमें एस्कॉर्ट करने के लिए। गंगा चोटी उस पॉइंट पर जाकर उन्होंने हमें छोड़ दिया। गंगा चोटी बाग से 16 किलोमीटर दूर एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से आगे की 8 किलोमीटर की हाइक उन तीनों दोस्तों को खुद करनी थी। वो तीनों दोस्त सारा दिन हाइक करते रहे और रात को एक गांव के करीब एक छोटे से होटल में पहुंचे। फैसला उन्होंने ये किया कि आज का खाना यहीं से खाया जाएगा। तीनों दोस्तों ने होटल पे मज़ेदार खाना खाया और बारिश कि इस भीगे मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने लगे। तभी दोस्तों ने ये फैसला किया कि वहाँ के इलाकाई लोगों यानी लोकल पीपल से ये जाना जाए कि ऐसी वाइल्ड लाइफ कहाँ पाई जाती है। एक बुजुर्ग की जानब इशारा किया और ये बताया कि वो एक बहुत बड़े नेशनल पार्क में बतौर ड्राइवर मुलाजिम रह चुके हैं और अगर कोई भी उनको ये बता सकता है कि वो काले रीछ यानी हिमालयन ब्लैक बेयर्स कहाँ पर पाए जाएंगे तो वो बुजुर्ग हैं। जावेद, साद और नुमान छोटे बच्चों की तरह अपनी अपनी इक्विपमेंट सीने से लगाए दौड़ते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंच गए। सवालों का एक बहुत बड़ा अंबार उन बुजुर्ग से उन्हें पूछना शुरू कर दिया। उन बुजुर्ग ने बताया कि बेटा, ये काले रीछ आज से बहुत अरसा पहले इस इलाके से अब अगर आपको ये रीछ मिलेंगे तो ये यहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पर सामने वाली पहाड़ी के पीछे से मिलेंगे। ये बात यहाँ मुकम्मल नहीं थी। उन बुजुर्ग ने उनको साथ ये भी बताया कि बेटा, बहुत बहुत ध्यान से जाना, अपने साथ बहुत ज़्यादा खाने का सामान रखना, मौसम तब्दील होते पता नहीं लगता, इसलिए आपके पास अच्छे टेंट्स होने चाहिए। यू शुड बी वेरी गुड हाइकर्स, आप लोगों को हाइकिंग का अच्छा तजुर्बा होना चाहिए, नहीं तो इस इलाके में गाइड्स बहुत ज़्यादा आती हैं। ये बातें कोई आम बातें थी। तीनों दोस्तों ने उनका शुक्रिया अदा किया। जावेद कहते हैं, मैं पीछे मुड़ा तभी उस बुजुर्ग ने मेरी कलाई पकड़ ली। मुझे बहुत अजीब लगा। तभी वो कहने लगा, बेटा मेरे पास बैठो। उन्होंने तीनों दोस्तों को पास बिठाया और पास बुलाकर कहा, मैंने जो कहना है वो मैं कह दूंगा, ये सुनना समझना आपकी मर्जी है। आप शहरी लोग हो, इन बातों पे यकीन कम ही करते हो।
जावेद कहते हैं माहौल बहुत जल्दी टेंस हो चुका था। वो बुजुर्ग ये बताने लगे कि पहाड़ों में रात के वक्त आपको गुनगुनाने यानी सिंगिंग की आवाज आए तो कभी भी उसके करीब ना जाना। वो जितना दूर से आ रही होगी वो उतना करीब होगी। कभी भी पहाड़ पे आपको मिसाल यानी कोई टॉर्च जलती हुई नजर आए तो उसके करीब ना जाना। कभी भी आपको कोई मदद के लिए पुकारे जो कि बहुत दूर से आवाज आ रही हो और एक खातून की आवाज हो, तो बेटा जब तक आंखों से ना देख लो कभी भी उसके करीब ना जाना। और आखिरी बात, सीने से लगा के रखना अपनी दुआओं को, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मैं दोहराता हूं, अगर तुम्हें गाने की आवाज आए तो कभी भी उसके करीब ना जाना। उन तीनों दोस्तों ने इस बात को हंस के टाल दिया और इसको एक गॉसिप की तरह डिस्कस करते हुए अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की। अपने हाइकिंग स्टिक्स और हाइकिंग बूट्स को लिए वो तीनों छोटे बच्चों की तरह पहाड़ चढ़ने लगे। सूरज बहुत पहले ढल चुका था। उन्होंने एक जगह क्लियरिंग देखी और फैसला किया कि यहाँ पर कैंपिंग करेंगे फॉर द नाइट। कैंप स्टार्ट करने के बाद तीनों दोस्तों ने एक्सपर्ट एनालिसिस अपने अपनी फील्ड में दिखाया। साद कहने लगे कि ये टेरेन हमारे लिए रात गुजारने के लिए सेफ है। कोई वाइल्ड लाइफ यहाँ पर नहीं आएगी, कोई वाइल्ड बोअर्स या जैकल्स रात को हमें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नुमान ने भी मौसम का जायजा लेते हुए ये कहा कि हाँ, यहाँ पर आज रात को ऐसे लगता है कि बारिश नहीं होगी, मतलब साफ है, द कोस्ट इज क्लियर। जावेद की कोई एक्सपर्टीज बनती नहीं थी, तो हंसते हंसते वो भी कहने लगे कि मेरी तरफ से भी सुन लो कि आज रात को कोई पिक्चर्स नहीं लेगा। तीनों दोस्तों ने अपने अपने कैंपिंग गियर्स को सेटअप किया और छोटे छोटे कैंप्स के अंदर सो गए। रात में मामूल के मुताबिक आवाज़ें आती रहीं। जावेद कहते हैं मेरे दोनों दोस्त सो गए मगर मैं जागता रहा। मेरी एक्साइटमेंट जैसे जा ही नहीं रही थी और दूसरी जानिब उस बुजुर्ग की वो बातें मेरे ज़हन से जा ही नहीं रही थी। पूरा सुबह हो गई, दिन भी बहुत खूबसूरत गुजरा और तब हमने दूर से एक पहाड़ पर एक काले जानवर को देखा। हम तीनों इस तरह खुश हो गए थे जैसे कोई छोटे छोटे किंडरगार्टन के बच्चे। मैंने अपने कैमरे की मदद से जूम किया और एक दूर से तस्वीर ली। वो एक हिमालयन ब्लैक बेयर था और उसके साथ 2 कब्स। वो फैमिली पहाड़ के ऊपर चढ़ रही थी। जावेद कहते मैं बहुत खुश हो गया। तभी आसमान में बिजली कड़की। बहुत जल्द मौसम खराब हो चुका था और नुमान ने दोनों दोस्तों को ये कहा कि जल्दी जल्दी दरख्तों के नीचे जाके कैंपिंग कर लेते हैं। उस शाम को दोस्तों ने सिर्फ स्नैक्स खाए। स्नैक्स खाने के बाद एक दूसरे से ये कहा कि रात को आराम करते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम इन बेयर्स का पीछा करेंगे। सब इस बात पे एग्री होने के बाद जल्दी ही सो गए। अगेन जावेद एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर जागते रहे। जावेद बताते हैं कि ये रात इतनी भयानक होने वाली थी, मुझे अंदाजा ही ना था। वो कहते हैं जैसे ही रात का 10 बजा तो पूरा जंगल जो इससे पहले छोटी छोटी आवाजें निकाल रहा था ऐसे खामोश हो गया जैसे वहां पर सिर्फ मौत हो। और मुझे आवाजें आने लगी, दूर से गुनगुनाने की आवाजें। मुझे ऐसे आवाज आने लगी जैसे दूर खड़ी एक लड़की कुछ गा रही है। जावेद कहते हैं मेरे दोनों दोस्त नींद से उठ गए। नींद से उठने के बाद मेरे दोनों दोस्तों ने ये फैसला किया कि इस जो भी आवाज है इसका पीछा किया जाएगा। जावेद कहते हैं हमें नहीं पता कि हम नंगे पैर अपने अपने कैंप से उस अंधेरी बारिश भरी रात में कैसे दौड़े और क्यों दौड़े। अपनी सारी इक्विपमेंट, अपना सारा गियर उस कैंप के अंदर छोड़ने के बाद
हम पागलों की तरह जंगल में दौड़े चले जा रहे थे। वो आवाज दूर से दूर जाती चली जा रही थी। जंगलों के बीचों बीच खड़े होके हम एक दूसरे से ऐसे लड़ने लगे, वो मेरी है, वो मेरी है, मुझसे प्यार करती है, वो मुझसे प्यार करती है। जिस तरह न जाने क्यों वो सिर्फ मुझे बुला रही हो। इतनी ही देर में नुमान ने जमीन से एक पत्थर उठाया। वो पत्थर जोर से साद की जानिब फेंका। कुछ गालियों के साथ वो उसको ये कहने लगा कि अगर तूने मेरे और इस औरत के बीच आने की कोशिश की तो इस जंगल से तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। एक जानवरों की तरह दांत पीसते हुए वो दोनों लड़के एक दूसरे से लड़ पड़े। थोड़ी देर बाद मुक्कों की बरसात एक दूसरे पे कर दी। नुमान ने साद को जमीन पे गिरा दिया था। तभी जावेद कहते हैं, मैं झटक से अपनी आंखें पलकी और मैंने कहा, ये हम कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है। गुनगुनाने की आवाज अभी बंद ना हुई थी। औरत गाय चले जा रही थी। तभी जिस तरह मुझे यह एहसास हुआ हो कि ये आवाज नहीं है, ये हमें हंट कर रही है, हमें पागल कर रही है। वो दोनों लड़के इस तरह लड़ रहे थे जैसे कोई दो जंगली जानवर। कड़कती बिजली के अंदर साद ने नुमान के कान को दांतों से उखाड़ दिया था और हाथों के जरिए उसके पेट की आंतों को बाहर निकाल दिया था। अपनी जख्मी हालत में वो दूसरा लड़का उससे ऐसे लड़ रहा था जिस तरह उस आवाज का जुनून उसको पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कर चुका हो। गुनगुनाने की आवाज अब करीब आने लगी थी और इस आवाज के साथ उनको जंगल फिर से चुप मिला। बिजली आसमान में कड़की और साद ने उस जख्मी पेट के साथ जिससे आंतें बाहर लटक रही थीं, जमीन से पत्थर उठाया और नुमान के सर में बार 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 मारने लगा। जावेद कहते हैं, ये मैं क्या देख रहा था, मैं उनको रोक भी ना सकता था। उसने उसके सर में वो पत्थर इतनी मर्तबा मारा कि उसका सर सिर्फ कीमा बन चुका था। अब दांतों की मदद से वो कीमा वो चबाने लगा और जावेद की तरफ देख के कहने लगा कि तू अगर मेरे बीच आया तो तेरा भी क्या हाल होगा। किसी जानवर की तरह उड़ाते हुए वो चारों पैरों पे दौड़ने लगा। जावेद बिल्कुल सहम चुके थे। ये तो उनके दोस्त थे, ये सब एक डरावना ख्वाब था, ये हकीकत नहीं है। वो अपने आप को समझाने लगे। वो आवाज और ज्यादा करीब आई। जावेद के मुंह के पास आके वो लड़का किसी जंगली कुत्ते की तरह गुर्राने लगा। इसी असना में सामने पहाड़ की एक चोटी थी। वो दौड़ते दौड़ते दरख्तों से टक्करे मारने लगा। उसने इतनी मर्तबा टक्कर मारी कि उसके अपने सर से उसका दिमाग बाहर लटकने लगा और किसी जंगली पागल जानवर की तरह पहाड़ से नीचे कूद पड़ा। जावेद कहते हैं, मैं पूरी तरह ठंडा हो चुका था। मेरे दिमाग में किसी किस्म की सोच की सलाहियत रही ही ना थी। एक जानिब पड़ा हुआ था तो वो कीमा बना हुआ लड़का, दूसरी जानिब चट्टान से नीचे वो अजीब तरीके की फटी हुई लाश। जावेद कहते हैं, वो सारी रात मैं दरख्त के किनारे घुटने के साथ अपना माथा लगाए रोता रहा। वो आवाज सुबह तक चुप ना की। सुबह का सूरज जैसे ही तुलू हुआ तो जैसे वो औरत की आवाज हंसते हंसते चुप हो गई। जंगल की आवाजें मेरे पास आ चुकी थी। मेरे पास न कोई फोन था, न कोई जरिया था कि मैं किसी से कांटेक्ट कर सकता। इतनी ही देर में फॉरेस्ट ऑफिसर्स की पेट्रोलिंग गाड़ियां जंगल के बीचों बीच आई।
ना जाने उसको किसने बताया था कि यहाँ वो लड़के गए हैं। उनको कैसे पता चला था कि मैं यहाँ पर हूँ? बिकॉज आई वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर। मेरे पास आते साथ ही ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर एक कंबल दिया। मैं मुकम्मल तौर पे भीग चुका था। सामने पड़ी लाश की जानिब देखा तो पूछा कि तुम लोगों ने उस आवाज का पीछा क्यों किया? मैंने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए चट्टान से नीचे इशारा किया। मेरे अंदर तो हिम्मत ना थी कि मैं अपने दोस्त को देख सकता, मगर वो फॉरेस्ट ऑफिसर मुझे हाथ से पकड़े नीचे लेकर गया। उस लाश की जानिब इशारा किया जो 300-400 फीट नीचे गिद्ध नोच रहे थे। वल्चर्स उसके कारकस को ऐसे खा रहे थे जैसे वो आम जंगली जानवर हो। उस लड़के की लाश नीचे से रिकवर की गई। दोनों लाशों का पोस्टमार्टम किया गया। देयर वर नो साइंस ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों किया था। लड़का डॉक्टर को नहीं समझ आ रहा था कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या लिखे। तभी मुझसे बयान लिया गया। मैंने ये सारी स्टोरी इसी तरह उन सबको सुनाई। जैसे ही ऑफिशियल ऑडियो बंद हुई, साथ बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि बेटा, हमने मना किया था गाने के पीछे न जाना। उस होटल में जिस आदमी ने तुम्हें मना किया था वो मेरी टीम का पार्टनर था, और ये गाने वाली चुड़ैल आज भी इन पहाड़ों में इंसानी दिमाग के साथ ऐसे खेलती है कि तुम लोगों को जानवरों में तब्दील कर देती है, एक दूसरे के खिलाफ करती है। और इन लड़कों ने बिल्कुल अपने आप को उसको हवाले कर दिया था। खुशकिस्मत हो तुम कि तुमने अपने होशो हवास में रहते हुए डर का साथ लिया। अगर तुम डर का साथ ना लेते तो आज तुम भी उनकी तरह नोचे जा रहे होते। जंगली जानवर तुम्हें फाड़ खाते। जावेद कहते हैं, इस मोमेंट के बाद मैं नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। मैंने बहुत कोशिश की इस इवेंट को भुलाने की, लेकिन आज भी जब मैं याद करता हूं कि ये हुआ क्या था, हम नॉर्मल हंसते खेलते 20-25 साल के लड़कों के साथ ये हुआ क्या था। कुछ चीजें हकीकत होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ कहानियां नहीं होती। दोस्तों, अगर आपकी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर स्टोरी सबसे पहले पहुंचे। नीचे दी गई ईमेल पे मुझे अपनी स्टोरीज भी भेजिएगा ताकि मैं आप लोगों की इंस्टेंसेस लोगों के सामने रिलीव कर सकूं। हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रखें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। खुदा हाफिज।